हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कोरिलेशन कर रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने 7 और 8 तक कर ली थी। अब उसके आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी राइट साइड अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो मीन्स उसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन दैट विल बी पॉजिटिव। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 आई है तो भी एक्स और वाई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट साइड में डाउनवर्ड, तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज और सीखी। एक, अगर कोरिलेशन +1 है तो कोरिलेशन अगर +1 है तो स्लोप जो है उसका पॉजिटिव होगा, और अगर कोरिलेशन -1 है तो स्लोप ऑफ द लाइन -1 होगा। अब हम एक और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, इसका नाम है स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन इसका मतलब है डिफेक्टिव कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन मतलब डिफेक्टिव कोरिलेशन। डिफेक्टिव का मतलब है कि इनके बीच में कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है। इट मीन्स व्हेन देयर इज नो कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कैजुअल रिलेशन नहीं है और हम ज़बरदस्ती उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें, देन इट इज़ कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, हाइट एंड इंटेलिजेंस। हम देखना चाहते हैं कि जिनकी हाइट ज़्यादा है उनकी इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है या कम है। इररेलेवेंट लॉजिक है, इररेलेवेंट रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन। या फिर एक और एग्जांपल लिया हमने, शू साइज एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्ज़ाम, कि स्टूडेंट का शू साइज़ कितना है, शूज़ का साइज़, और उसके मार्क्स कितने आए। शू साइज़ ज़्यादा है तो मार्क्स ज़्यादा आए, कम आए। तो इस तरह का अगर हम कोई कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ यूजलेस, इलॉजिकल, डिफेक्टिव कोरिलेशन, हैंस इट इज़ कॉल्ड स्पूरियस कोरिलेशन। ठीक है, स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब जिनके बीच में कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है और वो डिफेक्टिव कोरिलेशन है उनके बीच में, तो उसे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब है कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करते हैं तो कोरिलेशन का एक आंसर आता है। ठीक है, अब देखो, जब कोरिलेशन का आंसर आता है तो हमें उस आंसर को देखकर बताना पड़ता है कि कोरिलेशन हाई है, लो है या मॉडरेट है। ठीक है, लेकिन अगर हमने सैंपल साइज़ बहुत ही छोटा लिया हुआ है, छोटा सैंपल साइज़ है, और उनके बीच में ही कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश की, तो नेचुरल है कि हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। उस छोटे से कोरिलेशन को एनालाइज करके हम कंक्लूज़न निकाल दें। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं और तब हमने कोरिलेशन निकाला है, तो कोरिलेशन का जो आंसर आया है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर उसके कंपैरेटिवली कि हमने सैंपल साइज़ बहुत छोटा लिया उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने एक फॉर्मूला बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबल एरर। मतलब कोरिलेशन में कितनी एरर हो सकती है जो हमने आंसर निकाला है। तो फॉर्मूला इस तरह से है, 1 - r² / मल्टीप्लाइड बाय 0.6745। अगर हम 1 - r² को 0.6745 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाती है हमारी प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब, इसमें आप देखोगे कि n जो है वो अपॉन में आ रहा है, तो n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी इस पूरे का आंसर उतना छोटा होगा। यानी n की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते चले जाएं 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, तो उतनी एरर कम होगी। तो जितनी एरर कम होगी उतना हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये मैंने आगे और भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेते हैं इसको। इफ़ r की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से भी बड़ा है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, और वी कैन से दैट देयर इज हाई कोरिलेशन। अगर r की वैल्यू प्रोबेबल एरर के 6 टाइम्स से भी ज़्यादा है या इक्वल है
दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। और अगर 6 टाइम्स से कम है लेकिन 1 टाइम्स से ज़्यादा है, 1 और 6 टाइम के बीच में है, देन इट इज़ कॉल्ड मॉडरेट कोरिलेशन। और अगर ये प्रोबेबल एरर से भी कम है, यानी कोरिलेशन सपोज 0.7 है और प्रोबेबल एरर 0.8 है, तो क्या कहेंगे आप सोच के बता दो। कोरिलेशन ही 0.7 और इसमें हम ये कहें कि 0.1 की गलती है तब तो चलता है, 0.1 कम कर दो। लेकिन कहें कि इसमें 0.1 के बदले 0.8 की एरर है, प्रोबेबल एरर ज़्यादा है और आर कम है, तो उस कोरिलेशन को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। if r is equal to 0.8, 0.6 and n is equal to 100, r equal to 0.6, n equal to 100, then probable error will be equal to 0.6745 1 minus r square अपॉन में अंडर रूट n। कितना आंसर आया? 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर और अपॉन में 100 का रूट, तो ये आंसर आएगा 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 अपॉन 10। सॉल्व करके देखते हैं। 0.6745 इंटू 0.64 और डिवाइड बाय 10, 0.043, 0.32 आंसर आ गया। अब अगर हम सिक्स टाइम्स प्रोबेबल एरर निकालें तो 6 इंटू 0.432, देखो इसको ना हम एक नए ढंग से लिख देते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। r ग्रेटर देन 6 टाइम पीई, तो r के अपॉन में पीई ले आए अगर हम, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। r अपॉन पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और इसको भी अगर हमने पीई से डिवाइड कर दिया तो ये पीई यहाँ से हट जाएगा। इफ r अपॉन पीई लाइज बिटवीन 1 and 6 और इफ r अपॉन पीई लेस देन 1, तो यहाँ पर भी हम लोग r अपॉन पीई की वैल्यू निकालते हैं। r अपॉन पीई की वैल्यू आ गई 0.6 डिवाइड बाय 0.0432, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 13.9, तो बहुत ही बड़ा आंसर आया। तो हमने तो कहा था कि अगर इन दोनों को डिवाइड करके आंसर 6 से बड़ा आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, ये तो 6 से बहुत ही बड़ा 13.9 आंसर आ रहा है, ग्रेटर देन 6 आ गया, तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। तो r की वैल्यू अगर 0.6 भी आई है तो भी ये सिग्निफिकेंट है और हाई कोरिलेशन है। और एक और एग्जांपल लेंगे हम, और उससे पहले ये लेफ्ट वाला पोर्शन में बिठाने जा रहा हूँ। बड़ा ही सिंपल है, एक बार और बता रहा हूँ। r की वैल्यू अगर 1 आई तो स्लोप पॉजिटिव, -1 आया तो नेगेटिव, और स्परियस कोरिलेशन when there is no causal relation between two variable like shoe size and marks, height or intelligence etc. ठीक है।
ये एग्जाम्पल 1 था। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका हम। R की वैल्यू है 0.8 और N की वैल्यू है 4। इस बार मैंने बड़ा कोरिलेशन लिया है, तो देखते हैं कि बड़ा कोरिलेशन और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने प्रोबेबल एरर निकाली 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर और अपॉन में √n मीन्स √4। ये बन जाएगा 0.6745 इंटू 0.36 अपॉन में 2। तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आया। 0.6745 इंटू 0.36 इंटू डिवाइड बाय 2, 0.1214। 0.1214। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 7 ले लिया, 7 का स्क्वायर 49, तो 1 माइनस 0.49 51 हो जाएगा। ये दोबारा करते हैं। 0.6745 मल्टीप्लाइड बाय 0.51 और डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 0.172। अब हम R अपॉन प्रोबेबल एरर निकालेंगे 0.7 अपॉन 0.172। तो ये आंसर आया 4.07। तो ये 6 से कम आंसर आया। तो जब 6 से कम वैल्यू आई तो मॉडरेट कोरिलेशन है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर R की वैल्यू 0.6 थी बट N की वैल्यू काफ़ी बड़ी थी, तो ये 0.6 वाला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन गया था। लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू 0.7 उससे भी ज़्यादा होने के बावजूद ये सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं बन पाया। रीज़न है कि हमने जो सैंपल साइज़ लिया था, इसमें सिर्फ 4 आइटम लिए और इसमें 100 लिए थे। तो ज़्यादा आइटम लेने से हमारा जो कोरिलेशन का आंसर आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमारी इस प्रोबेबल एरर का यूज़ है, मैसेज है। वो हमें क्या बताना चाहता है कि प्रोबेबल एरर निकाल कर देखो और देखो कि R की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कितने नंबर ऑफ टाइम्स बड़ी है। 13.9 टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो वेरी 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 सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। मेरे ख्याल से क्लियर सारा कुछ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का मतलब होता है जॉइंट वेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे हमने इससे पहले वेरिएंस सीखा हुआ है। वेरिएंस का मतलब एक वेरिएबल में कितना वेरिएशन है, और कोवेरिएंस कोरिलेशन की तरह ही हो गया कि दो वेरिएबल्स के बीच का जॉइंट वेरिएशन हम देखना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कोवेरिएंस पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, जबकि इससे पहले हमने जब सीखा था वेरिएंस, तो वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव हुआ करता था। अब क्योंकि दो तरह का डाटा है, अगर दोनों इकट्ठा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है
तो उनका कोवेरियंस भी नेगेटिव हो जाएगा, लाइक कोरिलेशन की तरह कोवेरियंस भी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर वो फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहे तो कोवेरियंस 0 भी हो सकता है। ठीक है, कोवेरियंस का फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। कोवेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला है n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोरिलेशन के फॉर्मूले में भी न्यूमरेटर बिल्कुल सेम यही होता था और पहले डिनोमिनेटर भी कुछ आता था, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ n स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे हमें एक कोवेरियंस मिल जाएगा। अब हम यहां देखते हैं कोरिलेशन का हमारा पुराना फॉर्मूला क्या था। इसमें हम क्या देखना चाहते हैं बता देता हूं। हम इसमें देखना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन, कोवेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ द डेटा। डाटा का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोवेरियंस है और कोरिलेशन है, इनमें रिलेशन देखना चाहते हैं हम। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, मैं डायरेक्टली रिलेशन का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको रिलेशन बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता था, n सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। यस, अब हमने देखा है कि न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है दोनों, लेकिन इसके नीचे अगर n स्क्वायर लगा दें तो ये कोवेरियंस बन जाता है। तो हम राइट साइड में इसको कोवेरियंस बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या होगा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में n स्क्वायर और अपॉन में इसके नीचे भी n स्क्वायर लगा देंगे, n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर होल रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर होल रूट। इसके नीचे भी हमने n स्क्वायर लगाया, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने एक n इसके नीचे लगा दिया और एक n इसके नीचे लगा दिया, मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। ऐसे लिख दे कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। न्यूमरेटर बन गया हमारा कोवेरियंस। अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर क्या बना, ये रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है। अगर हम इसका n स्क्वायर कर दें तो इसको भी रूट के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रूट के अंदर ले जाते हैं। ये बन जाएगा n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर जाकर n स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर भी n सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर और रूट। अब हमने देखा कि कोरिलेशन के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में तो कोवेरियंस आ गया है
लेकिन अपॉन में ये दो क्या चीज़ें हैं देखते हैं इसको। इसके बाद मैं ज़रा यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, और इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमने फॉर्मूला सीख लिया, ख़त्म हो गया। और ये यहाँ से इधर कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, कोवेरियंस अपॉन दिस। तो देखते हैं आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय, अब दिस अपॉन एन स्क्वायर अलग है, दिस अपॉन एन स्क्वायर अलग है। अगर दिस अपॉन एन स्क्वायर करेंगे ना तो बन जाएगा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक एन। दिस अपॉन दिस अलग कर दिया और एन एन कट गया, और दिस अपॉन दिस किया तो सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो ये अपने आप ध्यान से देखो, दिस एंड दिस वन एंड द सेम थिंग। दिस अपॉन एन स्क्वायर अलग, दिस अपॉन एन स्क्वायर अलग किया। जब दिस अपॉन एन स्क्वायर किया तो ये भी स्क्वायर, दोनों को इकट्ठा होल स्क्वायर लगा दिया। और जब दिस अपॉन दिस किया तो एक एन कट गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन बच गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन और माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन होल स्क्वायर। और जैसा कि आपने पहले भी सीखा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमने यही सीखा हुआ है पहले भी। तो अल्टीमेटली आर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा कोवेरियंस और नीचे दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। कोवेरियंस को हम शॉर्ट में लिख लेते हैं COV, कोवेरियंस। और इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होता है सिग्मा। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एक्स, and this is called sigma y. Ultimately that is the relation between covariance, correlation and standard deviations. और अगर हम इसको ऐसे करके ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा R इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इक्वल टू कोवेरियंस। और कोवेरियंस पहले लिख लो, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा, और वी कैन से दैट कोवेरियंस इक्वल टू R इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो ये हमारे पास कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला आ गया, और एक फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही था। दैट इज द रिलेशन बिटवीन कोवेरियंस, कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, उससे पहले एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। नोट देखो, ये है कि R इक्वल टू दिस है, कोरिलेशन, कोवेरियंस। और ये देखो R भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, कोवेरियंस भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन कभी भी नेगेटिव या नेगेटिव नहीं होते, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, और ये ज़ीरो तो ये ज़ीरो। कहने का मतलब है इसका कोई रोल ही नहीं है बीच में। अच्छा, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आ जाएगा, कोवेरियंस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कोवेरियंस ज़ीरो है तो ज़ीरो अपॉन दिस कोरिलेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नोट में हम यही लिखने जा रहे हैं, द कोवेरियंस and correlation have the same sign always। दोनों के बीच का साइन हमेशा सेम होगा, हमेशा।
अगर एक पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, 0 0। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसी से रिलेटेड है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स दिया है हमें 5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है 8 और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है 0.75 और हमें कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। कोवेरिएंस फाइंड करना है, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? दिस इंटू दिस इंटू दिस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। कोवेरिएंस इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, 0.75 इंटू 5 इंटू 8, सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30। तो अल्टीमेटली कोवेरिएंस की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन विद कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन, कोवेरिएंस एंड प्रोबेबल एरर हमने सारे